तो देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी का पहला पेज ये कह रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट करते, इकट्ठा करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट। ठीक है। अब ये जो भी सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस कैसे तुम्हारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं? या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से एक्यूमुलेट होंगे, या फिर तुम क्या कर रहे हो, एक्सेस इंजेशन कर रहे हो इन सब्सटेंस का, जो भी सब्सटेंस है उनका एक्सेस इंजेशन कर ले रहे हो। ठीक है। अब कह रहा है कि दीज सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है इनका हमारे बॉडी से रिमूवल कैसा होता है, टोटली होता है या फिर पार्शली होता है। तो तुमको जैसे मैं बताऊं कि जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, क्योंकि ह्यूमन फिजियो चल रहा है, तो ह्यूमन में बेटा अमोनिया को कंप्लीटली रिमूव किया जाता है। लेकिन देखा जाए यूरिया को, तो यूरिया का रिमूवल क्या होता है, वो पार्शली होता है। 100% यूरिया को रिमूव अपन नहीं कर सकते, क्योंकि यूरिया जो होता है बेटा, वो हमारी जो मेडुला रीजन की ऑस्मोलैरिटी को वो क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो कह रहा है इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन। इस चैप्टर में आप इन नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और अपन किस पे ज्यादा फोकस करेंगे, स्पेशल इम्फेसिस ऑन किस पे, नाइट्रोजनस वेस्ट पे। ठीक है। अब पूरी तुम एनिमल किंगडम का अगर सर्वे करो तो तुमको 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट मिलते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। यही तुम्हारे क्या मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है। अब सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं। तो देखो, अमोनिया तुम्हारा क्या है, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है। अमोनिया तुम्हारा क्या है, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। और ये क्या होता है, जो अमोनिया रिलीज करते हैं, जो अमोनिया रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है। ध्यान से सुनना, अमोनिया क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, हाईली टॉक्सिक फॉर्म है, और इसके रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पानी की, इसके इसके रिमूवल में बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। तो अगर देखा जाए तो 1 ग्राम 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए, समझे, 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सोचो, 1 ग्राम 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए कितना ml की पानी की जरूरत होती है, 500 ml पानी की जरूरत होती है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है पानी इसके एलिमिनेशन में। ठीक है। जबकि यूरिक एसिड बीइंग लीस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड क्या होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसीलिए लिखा लीस्ट टॉक्सिक। और इसके रिमूवल में सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए लगभग 10 ml पानी की खाली रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब अपन आते हैं, तो जो एनिमल अमोनिया रिलीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लो, बोनी फिश याद रखना, एक्वेटिक एम्फीबियंस याद रखना, जैसे टेडपोल लार्वा, और एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं ये अमोनोटेलिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। अमोनिया जो होता है, अमोनिया क्या होता है, रेडिली सॉल्युबल होता है। ठीक है। और ये एक्सक्रीट होता है बाय डिफ्यूजन अक्रॉस दी बॉडी सरफेस। या फिर अगर मान लो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो उनमें क्या होता है, गिल सरफेस से होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है। अब देखो, जो अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं इनमें किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, क्योंकि ये डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव हो जा रहा है। ठीक है। तो किडनी प्ले माइनर रोल इन एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, ये याद रखना। एक खास बात और याद रखना कि नो एटीपी रिक्वायर्स फॉर प्रोडक्शन एंड इट्स एलिमिनेशन। अमोनिया को बनाने के लिए कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसको ना ही रिमूव करने के लिए किसी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब देखो, अब चूंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन भाई जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनके पास पानी कहाँ है, उनके पास उतना पानी है नहीं। तो इसीलिए क्या किया गया, टेरेस्ट्रियल एनिमल ने अपने अंदर एडेप्टेशन दिखाया। वो क्या किए, वो प्रोड्यूस करने लगे लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो अगर अमोनिया के कंपेयर में देखा जाए तो यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है। अब देखो, ऐसे एनिमल जो यूरिया रिलीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लो, जैसे हम लोग हो गए, मैमल्स हो गए, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए। ठीक है। मेराइन फिशेज हो गई, ये सब क्या रिलीज करती हैं, यूरिया रिलीज करती हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट। अब देखो, जो अमोनिया होता है, अमोनिया बनता कैसे है? अच्छा याद रखना, अमोनिया को मैंने क्या बोला था, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट। कोई भी एनिमल हो उसमें जो प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म अमोनिया ही बनता है।
अब फिर क्या होता है कि अमोनिया को क्या करते हैं, तो जो यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं उनके अंदर भी अमोनिया बनता है, लेकिन उस अमोनिया को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में। और कहाँ कन्वर्ट करते हैं, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर एक साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल चलाने के बाद अपन क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उस यूरिया को ब्लड में डाल देते हैं। अब हमारा ब्लड जब किडनी के पास पहुंचता है तो वहां से फिल्टर होके यूरिया बाहर आ जाती है यूरिन के थ्रू, ठीक है। याद रखना, ये मैं पहले भी बताया था कि कुछ अमाउंट में हम लोग यूरिया को रिटेन करके रखते हैं टू मेंटेन द टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। किडनी की मैट्रिक्स की बात की जा रही है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया अमोन यूरियोटेलिक एनिमल। अब अपन पढ़ते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल। तो यूरिकोटेलिक एनिमल कौन होते हैं, याद रखना, यूरियो और ये क्या है, यूरिको। यूरिको मतलब क्या है, यूरिक एसिड। ये लोग क्या रिमूव करेंगे, यूरिक एसिड रिमूव करेंगे। एग्जांपल देखो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं ये क्या रिमूव करते हैं बेटा, यूरिक एसिड रिमूव करते हैं, ठीक है। और यूरिक एसिड रिमूव करने के लिए मैंने बोला था कि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए खाली 10 ml पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पानी इतना बचाते हैं कि अपना जो इनका इनका जो यूरिन होता है वो पिलेट्स या पेस्ट के फॉर्म में होता है, जिसके वजह से क्या होता है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो तुमसे कोई पूछे सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट कम, सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट किस रिमूवल में किसको लगता है, तो अमोनिया में, फिर उससे कम यूरिया में, फिर सबसे कम यूरिक एसिड में। अगर टॉक्सिसिटी का लेवल बात की जाए तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, अमोनिया होता है। फिर उससे कम टॉक्सिक कौन होता है, यूरिया होता है। और सबसे कम टॉक्सिक कौन होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं, अपन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, ठीक है, वेयर वर्टिब्रेट हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनी। तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और उनको क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम एग्जांपल याद रखना, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल किसमें होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, ठीक है। रोटिफर्स में भी होता है और कुछ एनिलीड्स में होता है, ठीक है। और सिफेलोकॉर्डेट्स में भी होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोनेफ्रीडिया किस में होता है, फ्लेम सेल किस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, सम एनिलीड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है। अब प्रोटोनेफ्रीडिया का काम क्या होता है, जो काम किडनी का होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। अरे कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहे बेटा, कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहे, उसका मेन काम क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। देखो, अब नेफ्रीडिया आया, तो नेफ्रीडिया क्या है बेटा, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और ये अर्थवर्म में पाया जाता है और कुछ अदर एनिलीड्स में पाया जाता है। नेफ्रीडिया का भी काम वही होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। मेलपीजियन टिब्यूल्स पाया जाता है बेटा किसमें, इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कॉकरोच हो गया। मेलपीजियन टिब्यूल का भी काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन करना, ठीक है। और वेस्ट को तो रिमूव करेगा ही करेगा। एक बात ये याद रखना, एक ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। ये किस में होता है, प्रॉन में होता है, ठीक है। प्रॉन में होता है, झींगे में होता है। प्रॉन किस में आता है, क्रस्टेशियंस में आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो ये सब याद रखना, एक एक लाइन याद रखना। अब अपन आते हैं ह्यूमन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं। तो देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले अ पेयर ऑफ किडनी होगी, ठीक है। अ पेयर ऑफ यूरेटर होगा, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। किडनी तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप का होता है। अच्छा, इसका लोकेशन याद रखना, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर, ठीक है। लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर मतलब ये पीछे वर्टिब्री से रेफरेंस लिया गया है, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर। और बड़ी खास बात, क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये कहाँ होता है, डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ठीक है। इसका इसकी जो एडल्ट किडनी की बात की जा रही है तो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। और जो एवरेज वेट होता है एक किडनी का 120 से लेके 170 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखो, किडनी के सेंटर में बेटा, किडनी के सेंटर में क्या होता है, इनर इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी,
ठीक है। इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी, इसमें क्या होता है बेटा, एक नॉच होता है, एक एक दरार होती है, इसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और यही हाइलम है जहां से यूरेटर बाहर आता है, ब्लड वेसल इंटर करती है बेटा, जैसे रीनल आर्टरी एंटर करेगी, रीनल वेन बाहर आएगी, समझ गए, रीनल वेन बाहर आएगी, रीनल आर्टरी एंटर करेगी, और यहीं से नर्व्स भी एंटर करते हैं, ठीक है। अब हाइलम के अंदर, हाइलम, इनर टू हाइलम, अब तुम हाइलम से अंदर चलो तो तुमको कीप के आकार का, फनल शेप, ब्रॉड फनल शेप, जैसे कीप नहीं होता ऐसे करके, ऐसे कीप के आकार का ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिनल पेल्विस कहते हैं। और इन रिनल पेल्विस में प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये कैलिक्स माइनर कैलिक्स होते हैं, मेजर कैलिक्स होते हैं, तो खूब सारे माइनर कैलिक्स होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो तुम याद रखना कि ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस क्या है, रिनल पेल्विस है, और रिनल पेल्विस में किसका प्रोजेक्शंस होता है, कैलिक्स का। और कैलिक्स कितने तरह के होते हैं, दो, मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। अब एनसीईआरटी कहती है कि आउटर लेयर ऑफ किडनी ये क्या होती है, टफ होती है, ठीक है, टफ कैप्सूल से घिरी होती है। किडनी के अंदर, किडनी के अंदर दो जोन होते हैं, आउटर जोन क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, और इनर जोन क्या होता है, मेडुला होता है। आउटर जोन तुम्हारा कॉर्टेक्स होता है, इनर जोन मेडुला होता है। अब जो मेडुला है वो डिवाइड हो जाता है, मेडुला डिवाइडेड हो जाता है फ्यू कॉनिकल मासेस, ठीक है, फ्यू कॉनिकल मासेस, और इनको क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड। चलो भाई, इतनी बात समझ में आई क्या, मेडुलरी पिरामिड समझ में आया, ठीक है। अब देखो, ये जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, कॉनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्सेस, ठीक है। सिंगुलर क्या है, कैलिक्स है, ये कैलिक्सेस क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब कह रहा है कि तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, पेल्विस हो गया, ये ब्रॉड फनल शेप होता है, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, मेडुला हो गया, ये आउटर वाला पार्ट क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। अब एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि कॉर्टेक्स एक्सटेंड हो जाता है बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। तो ये देखो, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट ये एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, इन मेडुलरी पिरामिड के बीच में, और इसको क्या कहते हैं, रिनल कॉलम, मेडुलरी पिरामिड एज अ रिनल कॉलम, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, कॉर्टेक्स एक्सटेंड हो जाता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रिनल कॉलम, ठीक है, रिनल कॉलम। देखो ये रिनल कॉलम हो गया, कॉर्टेक्स एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, और इसको क्या कहते हैं, रिनल कॉलम, ठीक है, रिनल कॉलम, कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टनी, क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। तो ये पूरी लाइन याद रखना, कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रिनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टनी। अब देखो, ईच किडनी हैव ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन, एक किडनी के अंदर क्या होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या है बेटा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसके, किडनी के। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, और दूसरा क्या होता है, रिनल टिब्यूल होता है। ग्लोमेरुलस तुम्हारा क्या है, गुच्छा है, टफ्ट है, ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का गुच्छा, और इसको किसने बनाया था, एफरेंट आर्टेरियोल ने बनाया था। एफरेंट आर्टेरियोल क्या है, फाइन ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी है, ठीक है, रीनल आर्टरी है। अब ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे फ्रॉम इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो अपन अगर यहाँ पे देखें, तो जैसे मान लो ये क्या है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ये रिनल आर्टरी एंटर करती है एज ए एफरेंट आर्टेरियोल, और ये ऐसे क्या बना लेती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बना लेती है, और इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये फिर ग्लोमेरुलस, फिर आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैरिड अवे, तो अब यहाँ से ब्लड एंटर करता है, यहाँ से ब्लड एंटर करता है, और फिर ये ग्लोमेरुलस से फिर बाहर जाता है विद द हेल्प ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। तो वही कह रहा है, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाई एन इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। अब देखो, जो रिनल टिब्यूल होता है, जो रिनल टिब्यूल होता है, स्टार्ट्स होता है कहाँ से, डबल वॉल्ड डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, जिसके अंदर क्या होता है, एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को ये क्या कहता है, ग्लोमेरुलस को ये घेरे रहता है। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड मालपीजियन बॉडी या रिनल कार्पसल्स, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि द टिब्यूल
द टिब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉइल्ड नेटवर्क कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस की बात की जा रही है, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड मॉलपीजियन बॉडी या रिनल कार्प सेल्स। अब ये कह रहा है कि ये टिब्यूल जो होता है ये फर्दर आगे बढ़ता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद हेयर पिन के आकार का हेनरी लूप होता है जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल होता है, विच हैज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब, इसके दो लिम्ब्स होते हैं। तो आओ यहाँ पे अगर देख लेते हैं, तो जैसे देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एफरेंट आर्टीरियोल हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, इफरेंट आर्टीरियोल हो गया, ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस हो गया, और ये तुम्हारा बोमेन्स कैप्सूल हो गया। अब बोमेन्स कैप्सूल आगे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, पीसीटी कहते हैं। अब फिर पीसीटी आगे किस में खुलता है बेटा, हेयर पिन शेप का होता है स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर जाता है इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले फाइनली कहाँ खुलता है बेटा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में खुलता है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल फाइनली कहाँ ओपन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। कहाँ पे ओपन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो सुनना ध्यान से। तो कह रहा है कि हेयर पिन शेप हेनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब्स। द ascending limb continue another highly coiled tubular structure called distal convoluted tubule, DCT हो गया। ठीक है, अब कह रहा है बेटा DCT of many nephrons opens into straight tube called collecting duct। अच्छा याद रखना कि एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन के, इसीलिए लिखा डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन्स इनटू स्ट्रेट ट्यूब। तो याद रखना एक कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे नेफ्रॉन के, तुम्हारे कई सारे नेफ्रॉन के डीसीटी ओपन होते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये विच इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रेनल पेल्विस। तो यही जो डीसीटी होता है बेटा आगे कन्वर्ज हो जाता है और कहाँ ओपन होता है, रेनल पेल्विस में ओपन होता है थ्रू मेडुलरी पिरामिड एंड इनटू इन द कैलिक्सेस। ठीक है, कैलिक्सेस, तो ये बात याद रखना। अब देखो, जो मैल्पीजियन कार्पसेल्स होता है, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ नेफ्रॉन, मतलब कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है। तो याद रखो कॉर्टेक्स वाले रीजन में कौन कौन होता है, आउटर पार्ट में कौन कौन होता है, मैल्पीजियन कार्पसेल्स, ठीक है, पीसीटी, डीसीटी, ये सब कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं। वाइल लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है, मेडुला में होता है। ठीक है, इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। जो मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन होते हैं 70% से ऊपर जो नेफ्रॉन होते हैं, 70 से 75% जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, शॉर्ट होता है, और वो उनका लूप ऑफ हेनले बहुत कम एक्सटेंड होता है, कहाँ पे, मेडुला के अंदर। और इस तरह के नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बॉडी में कुछ और तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, 20 से 25% जो होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनले क्या होता है, बहुत लंबा होता है, और ये रन करता है कहाँ, डीप इन मेडुला, और ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले लंबा होता है और वो मेडुला में डीप तक होता है। ठीक है, डीप रन करता है। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है कि जो इफरेंट आर्टीरियोल थी इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस। सुना ध्यान से, रिनल, जो तुम्हारा क्या था, रिनल आर्टरी की जो ब्रांचेस थी वो एंटर हुई एज अ एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल ने क्या बनाया, एक गुच्छा बनाया जिसको क्या कहते थे, ग्लोमेरुलस कहते थे, और ग्लोमेरुलस बाहर निकलता है एज अ इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल बाहर निकलता है। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ये जो ग्लोमेरुलस होता है, जो बाहर, ग्लोमेरुलस से जो बाहर निकलता है इफरेंट आर्टीरियोल, ये क्या करता है बेटा, ये इफरेंट आर्टीरियोल, ये देखो, ये चारों तरफ देखो, डीसीटी के चारों तरफ, ये तुम्हारा पीसीटी के चारों तरफ, और ये तुम्हारा लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ ऐसे कॉइल कर लेता है। ठीक है, तो देखो वही कह रहा है कि द इफरेंट आर्टीरियोल इमर्जेस फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रिनल टिब्यूल, और इसको क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो इफरेंट आर्टीरियोल ही क्या बनाता है, कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता है, और उसको क्या कहते हैं, अराउंड द रिनल टिब्यूल।
ठीक है, अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, उसको क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आगे कह रहा है कि अ माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क, मतलब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की एक माइन्यूट वेसल्स, ठीक है, ये क्या करती है, पैरेलल रन करती है हेनले लूप लूप में, और क्या बनाती है, यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती है, उसको क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है, वासा रेक्टा कहते हैं। तो देखो, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा में कोई अंतर नहीं है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ऐसे समझो कब बोलते हैं कि जब इफरेंट आर्टीरियोल बाहर निकला ग्लोमेरुलस से, तो वो जो तुम्हारे रिनल ट्यूब्यूल होते हैं, पीसीटी और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के चारों तरफ क्या बनाते हैं, एक कॉइलिंग दिखाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और वही पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जब नीचे आती है और लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करती है, ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले के जो पैरेलल रन करती है, अब उसका नाम बदल दिया जाता है, अब उसका नाम वासा रेक्टा हो जाता है, वो यू शेप की होती है, ठीक है। तो नाम खाली बदला गया, बाकी वो है वही, ठीक है। तो आपको खुद ही सोच के बताओ कि जिसमें लूप ऑफ हेनले लंबा होगा उसमें वासा रेक्टा क्या होगी, वासा रेक्टा ज्यादा डेवलप होगी, जिसमें लूप ऑफ हेनले छोटा होगा उसमें वासा रेक्टा कम डेवलप होगी। तो खुद ही सोचो, वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, ठीक है भाई। तो ये बात याद रखना। अब आगे चलते हैं, यूरिन फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। अब यूरिन बनता कैसे है, ठीक है। तो देखो, यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में बनता है, 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं। इसमें पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है सिक्रेशन। और ये सारे के सारे काम कहाँ चलते हैं, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में चलते हैं, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, समझ गए। अब ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा। अब देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब देखो, on average 1100 to 1200 ml blood is filtered by किडनी पर मिनट। तो हमारी दोनों किडनी बेटा 1100 से 1200 ml ब्लड को पर मिनट फिल्टर करती है, और ये रफली कितना होता है, 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट, ठीक है। तो याद रखना कि हार्ट जो 1 मिनट में जो ब्लड पंप करता है, ठीक है, हार्ट जो 1 मिनट में ब्लड पंप करता है, उसका 1/5 ब्लड किसको जाता है, किडनी के पास जाता है, दोनों किडनी के पास जाता है, ठीक है, ताकि वहां पे क्या हो सके, फिल्ट्रेशन हो सके। अब देखो, सबसे पहला काम क्या है कि ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे यहाँ से मान लो फिल्ट्रेट एंटर किया, और ये ग्लोमेरुलस में यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। अब देखो, इस फिल्ट्रेशन के लिए बेटा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स, ठीक है। अब देखो, ये 3 लेयर कौन कौन सी हैं, देखो, पहली लेयर क्या है बेटा, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, पहली लेयर है। द एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, और इन दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। तो ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं बेटा, एक तरह से फिल्ट्रेशन यूनिट बनाती हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों लेयर से होके तुम्हारा फिल्ट्रेट पास होगा, समझ गए, फिल्ट्रेट पास होगा। अब कह रहा है द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल, जो बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, पोडोसाइट सेल कहते हैं। तो याद रखना, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट सेल। अब देखो, पोडोसाइट सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये अरेंजमेंट इंटीग्रेट मैनर में होता है, छोड़ छोड़ के होता है। जैसे मान लो एक पोडोसाइट सेल है, फिर उसके स्पेस देके दूसरी पोडोसाइट सेल होगी, फिर स्पेस देके तीसरी पोडोसाइट सेल होगी, तो 2 पोडोसाइट सेल के बीच में खाली जगह होती है, उसको ही क्या कहते हैं बेटा, उसको ही कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर कहते हैं। और इसी से तो फिल्ट्रेट तुम्हारा नीचे आएगा। अब देखो, ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो ये 3 लेयर से तुम्हारा ब्लड फिल्टर होके, अब जैसे मान लो यहाँ पे तुमको 3 लेयर्स मिलेंगे, तो यहाँ से जो भी ब्लड एंटर किया है, ये 3 लेयर से फिल्टर होके फाइनली कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आएगा, ठीक है, ये इसके ल्यूमन में आएगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है, दैट ऑलमोस्ट ऑल, तो ब्लड फिल्टर सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट, अच्छा यहाँ पे लगा है ऑलमोस्ट, फिर लगा है ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट
except the proteins passes on to the lumen of the Bowman's capsule। तो कह रहा है कि ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। तो ब्लड आ रहा है तो ब्लड में तो प्लाज्मा होगा, तो प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, वो छन के नीचे आ जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं। लेकिन जो तुम्हारी प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो क्या होती है, वो नहीं नीचे आ पाती, क्योंकि याद रखना देखो जो फिल्ट्रेशन की साइज होती है, तो फिल्ट्रेशन की साइज मान लो जो भी फिल्ट्रेशन की साइज होगी, तो अगर मान लो फिल्ट्रेशन की साइज जो फिल्ट्रेशन स्लिट जो बना हुआ है उसकी साइज मान लो एक फिक्स है, ठीक है। तो उस फिल्ट्रेशन स्लिट की साइज से मान लो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या फिल्टर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिल्ट्रेशन जो स्लिट होती है उससे छोटे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ब्लड के, वो नीचे छन के ल्यूमेन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, आरबीसी भी नहीं आती, आरबीसी छन के नीचे नहीं आती है। सोडियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है, क्लोराइड आ सकता है, बाइकार्बोनेट आ सकता है, यूरिया आता है, तुम्हारा अमाइनो एसिड आता है, ग्लूकोज आता है, ये सब नीचे छन के बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं, ठीक है। और इसको ही क्या कहते हैं बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बड़ी खास बात, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे बेटा किसी को सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है कि भैया तुम नीचे आओ तुम मत आओ। जो फिल्ट्रेशन की जो स्लिट है, फिल्ट्रेशन स्लिट है या जो स्लिट पोर है, जो उसको पास कर ले रहा है वो नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, वो क्या होता है, वो क्या होता है बेटा, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। तो ये बात याद रखना समझे। अब देखो कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनी पर मिनट, अब दोनों किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो पर मिनट में कितना फिल्ट्रेट बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोला, रेट बोला गया ना तो टाइम। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, 125 ml पर मिनट होता है। तो दोनों किडनी, ध्यान से सुनना, दोनों किडनी पर मिनट में, एक मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट को बनाती हैं, ठीक है। दोनों किडनी मिला के 125 ml का फिल्ट्रेट बनता है। तो अगर तुम 125 ml फिल्ट्रेट को तुम पहले तो 1 घंटे से मल्टीप्लाइड करो, फिर 24 घंटे से मल्टीप्लाइड करो, तो तुम्हारा जो फिल्ट्रेट आता है वो 180 लीटर आता है। तो अगर मैं ऐसे सोच, अगर मैं इमेजिन करूं कि हमारी दोनों किडनी के अंदर जो हमारा बोमेन्स, हमारे दोनों किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन्स है, उनके नेफ्रॉन्स में जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ है कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल की ल्यूमेन में, अगर उनको कलेक्टिवली जोड़ दिया जाए सारे फिल्ट्रेट को, तो वो 180 लीटर आता है। क्या अपन 180 लीटर यूरिन करते हैं, खुद ही सोचो, क्या अपन 180 लीटर यूरिन पास आउट करते हैं, नहीं पास आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है, समझ गए। सोचो फिल्ट्रेट बन रहा है 180 लीटर, लेकिन अपन यूरिन पास आउट कितना करते हैं, 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे। सोचो 180 लीटर फिल्ट्रेट एक दिन में बन रहा है, बाकी यूरिन कितना पास आउट हो रहा है, खाली 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, समझ के, पीसीटी में हो रहा है, लूप ऑफ एनले में हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, तुम्हारा डीसीटी में हो रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये अपन आगे देखते हैं। अब देखो आगे कहता है कि किडनी ने एक मैकेनिज्म को बिल्ड किया है फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। मतलब देखो हमारी बॉडी में कुछ भी, कोई भी कंडीशन आए, हमारा जीएफआर मेंटेन होना चाहिए, हमारी किडनी का जीएफआर मेंटेन होना चाहिए, कोई भी कंडीशन आए, अगर घटा हुआ है तब भी उसको मेंटेन करो, बढ़ा हुआ है तब भी इसको नॉर्मल स्टेट में लाओ। तो इसको मेंटेन करने के लिए बेटा क्या होता है, देखो कह रहा है कि एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजीए इसको बोलते हैं। अब देखो जेजीए है क्या, कि कह रहा है स्पेशल सेंसिटिव रीजन है, जेजीए क्या है, स्पेशल सेंसिटिव रीजन है। और ये बनता कैसे है, सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डीसीटी, ठीक है, एंड एफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट आर्टीरियोल और जो तुम्हारा डीसीटी होता है, इसमें क्या हो जाता है, इन दोनों के कांटेक्ट पे क्या होते हैं, सेलुलर मॉडिफिकेशंस होते हैं, और क्या बनता है, जेजीए एपरेटस बनता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनता है। और अगर मान लो जीएफआर घटा, तो ये जेजी सेल्स जो होती है यहाँ की, वो उसको क्या करते हैं, सेंस कर लेती हैं, और क्या सिक्रीट करती हैं, रेनिन सिक्रीट करती हैं। और ये क्या करता है, ये रेनिन क्या करता है, स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाई जीएफआर बैक टू नॉर्मल।
तो याद रखना अगर हमारा जीएफआर घटा हुआ है तो ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में जेजी सेल्स होती है ये सेंस कर लेती हैं और फिर हमारे जीएफआर को ये क्या कर लेती है, नॉर्मल स्टेट में लेते आती है। तो अपन ये कैसे लाती हैं आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि अ कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे कितना होता है, 180 लीटर होता है, लेकिन हम यूरिन कितना रिलीज करते हैं, 1 से लेके 1.5 लीटर। अब ये क्या दर्शाता है, ये क्या सजेस्ट करता है कि 99% फिल्ट्रेट जो है वो क्या हो जा रहा है, रीएब्सॉर्ब हो जा रहा है, कहाँ पे, रिनल ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रीएब्सॉर्प्शन। अब देखो, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो होती है इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं अलग अलग नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट में, ये क्या करती हैं, आइदर एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म, एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म से क्या करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। तो अब ये लाइन याद रखना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम, इसका रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक्टिव होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाई पैसिवली, ठीक है। पानी का भी रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है, पैसिवली होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है, पैसिवली होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन as it helps the maintaining the ionic and acid base balance in the body fluid। तो ये जो थर्ड स्टेप तुम्हारा था ना, तो पहला क्या था, पहला क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या था, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा क्या था, सिक्रीशन था, ठीक है। तो ये सिक्रीशन की बात कर रहे हैं। तीसरा क्या था, ट्यूबुलर सिक्रीशन था। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन किसका किसका हो सकता है, H+ का होता है, K+ का होता है, अमोनिया का होता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी में आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है और एसिड बेस बैलेंस करता है हमारे बॉडी फ्लूइड का, खासकर ब्लड का, ठीक है। तो अब अपन एक एक करके फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स को देखते हैं। सबसे पहले पीसीटी को देखेंगे, फिर लूप ऑफ हेनले को देखेंगे, फिर डीसीटी को देखेंगे, फिर कलेक्टिंग डक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसको स्टार्ट करते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।